Hello friends, I, Dhairya Bhatia, welcome you to my YouTube channel Maths DNA from Origin to Infinity. In this video, we will communicate in Hindi. CSI Net JRF 2020 मैथमेटिक्स की आंसर की आ गई है, उनके स्कोर कार्ड्स भी रिलीज हो गए हैं और तो और 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स चेंज किए हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चारों के 4 क्वेश्चंस बताऊंगा कि उनके आंसर्स क्यों चेंज किए गए हैं और नए आंसर्स क्या हैं और पहले आंसर में क्या मिस्टेक थी या क्या चेंजेस किया गया है। और अगर आपको चाहिए कि आपको स्कोर कार्ड्स डाउनलोड करने हैं और आपको फाइनल आंसर की डाउनलोड करनी है तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके अपने स्कोर कार्ड्स और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस पे जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुराने सारे नेट और सेट के पेपर्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो कोई भी स्टेट से, फिर वो चाहे आसाम हो, बिहार हो, गुजरात हो, गोवा हो, केरला हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इंडिया के कोई भी स्टेट का पेपर का अगर प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्यूशन चाहिए मैथमेटिक्स का सेट लेवल का, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आपको बस वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है और फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर चेंज हुआ है, क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज, ये पार्ट ए का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं डिविजिबल बाय n एंड नॉट बाय n प्लस 1, बी डिविजिबल बाय n प्लस 1 एंड नॉट बाय n, सी डिविजिबल बाय बोथ n and n plus 1 and d neither divisible by n nor by n plus 1। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज हुआ है न्यू की के अंदर। तो चलो देखते हैं पहले आंसर क्या था और फिर न्यू की में किस वजह से आंसर को चेंज करना पड़ा। तो जो ओल्ड आंसर था उसमें हमें क्या करना है, तो लेट सपोज करो हम n को 2 लेके चल रहे हैं कि n इक्वल्स टू 2, तो हमें पहले 2 इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो पहले 2 इवन नेचुरल नंबर्स हमारे पास, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर बात कर रहे हैं तो वो आएंगे 2 एंड 4। इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक थी वो थी एक्चुअली उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि इवन नंबर आपको कौन सा लेना है, नेचुरल नंबर कि आपको होल नंबर्स में लेना है। तो वो अगर उन्होंने डोमेन डिफाइन नहीं किया, इसकी वजह से आंसर हमें 2 मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों 2 आंसर्स मिल रहे हैं। तो पहले हमने अज्यूम किया कि हमारे जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो हमारे पहले 2 इवन नंबर हो जाएंगे 2 एंड 4 और इनका सम हो जाएगा 6। अब हम तीनों ऑप्शंस चेक करेंगे और चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि डिविजिबल बाय n एंड नॉट बाय n प्लस 1, जिसका मतलब है कि जो ये 6 हमें मिल रहा है सम, वो 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से नहीं हो सकता, विच इज इनकरेक्ट क्योंकि 6 हमारा दोनों 2 से और 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हुआ। अब चलते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। ऑप्शन बी कह रहा है डिविजिबल बाय n प्लस 1 एंड नॉट बाय n, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा 6 आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो सकता है पर 2 से नहीं हो सकता, जो कि गलत है क्योंकि 6 जैसे कि पहले मैंने बता दिया और आप सबको पता है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है डिविजिबल बाय n एंड n प्लस 1 दोनों से डिवाइड हो सकता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो 6 है वो दोनों 2 से और 3 से डिवाइड हो सकता है, तो सी हमारा ट्रू हो जाता है। और ऑप्शन डी नाइदर डिविजिबल बाय n नॉर बाय n प्लस 1, कि 6 जो है वो ना तो 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से, ये गलत है क्योंकि वो दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। और जो पुरानी आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी, जो कि सही है। बट न्यू आंसर की में उसको चेंज किया, तो वो क्यों चेंज किया, चलो तो न्यू आंसर में देखते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन में डोमेन मेंशन नहीं किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन का आपको नंबर्स कहाँ से लेने हैं। तो ये जो न्यू आंसर है उसके अंदर वो डोमेन में होल नंबर ले सकते हैं और उसके अंदर हमारा जो स्टार्टिंग तो हम वहीं से करेंगे कि n इक्वल्स टू 2 लेंगे, बट जो सबसे पहला इवन नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हम ले रहे हैं 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। और सेकेंड इवन नंबर को हम लेते हैं 2। अब हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। होल नंबर के अंदर हम आ गए, हमारा डोमेन होल नंबर हो गया। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डिविजिबल बाय n एंड नॉट बाय n प्लस 1, इसका मतलब है कि जो हमारा सम आ रहा है 2
जो 2 से डिवाइड हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है 2 से डिवाइड, बट 3 से नहीं हो सकता। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। पहले जब हमने n इक्वल्स टू 2 लिया था तब E1 और E2 हमारे 2 और 4 थे, तब उसका आंसर आ रहा था 6, तो वो 3 से डिवाइड हो सकता था, और यहाँ पे लिखा था नॉट डिविजिबल बाय n+1, इसलिए वो ऑप्शन ए गलत था। बट यहाँ पे हमने जो इवन इंटीजर सबसे पहला लिया है वो है 0, जो कि पॉसिबल है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाता है अगर हम 0 को एज ए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो ऑप्शन ए इज ट्रू ओवर हियर। अब बढ़ते हैं ऑप्शन बी के ऊपर, डिविजिबल बाय n+1 एंड नॉट बाय n, मतलब कि 3 से डिवाइड हो और 2 से ना हो। हमारा सम ही 2 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, ना कि 3 से, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। ऑप्शन सी, डिविजिबल बाय बोथ n एंड n+1, 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। और ऑप्शन डी, नाइदर डिविजिबल बाय 2 दैट इज n नॉर बाय n+1 दैट विल बी 3, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 2 है वो 2 से तो डिविजिबल होता ही है, तो डी इज नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। अब आपको सोच रहे होगे कि भाई ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, तो किसी ने अगर ए टिक किया है या किसी ने सी टिक किया है तो मार्क्स किसको दिए जाएंगे? तो मार्क्स दोनों को दिए जाएंगे। तो न्यू आंसर की आइए, उसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों को करेक्ट माना जा रहा है, और दोनों में से अगर आपने कोई भी एक टिक किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो पार्ट ए के क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप सिर्फ एक ही ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो यहाँ तो अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो भी आप सही हो, आपने अगर ऑप्शन सी टिक किया है तो भी आपका आंसर सही है। और ऑप्शन ए क्यों सही था? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इवन नंबर हम काउंट करके चल रहे थे वो था 0, और सी सही है क्योंकि हमने फर्स्ट इवन को लिया था 2। हमने एग्जाम्पल से इसीलिए किया ताकि हमें इजीली वो समझ में आए और बाकी के हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सके। एक्चुअली याद रखना, एग्जाम्पल की हेल्प से आप ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना प्रेफर करते हो, ना कि उसको सही प्रूव करने में। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया उससे हमने बाकी 3 ऑप्शन डेफिनेटली डिस्कार्ड कर दिए, इसलिए जो एक ऑप्शन बच गया जो हमारा एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा था वो ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days, whereas C and A complete the same work in 28 days. Based on this statement, which of the following conclusion is correct? और ये पार्ट ए का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है सी इज मोस्ट एफिशिएंट एंड बी इज द लीस्ट एफिशिएंट। ऑप्शन बी कह रहा है बी इज द मोस्ट एफिशिएंट बट द लीस्ट एफिशिएंट वन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑप्शन सी कह रहा है सी इज द मोस्ट एफिशिएंट बट द लीस्ट एफिशिएंट वन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एंड ऑप्शन डी कह रहा है सी इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड ए इज द लीस्ट एफिशिएंट। ये टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, वर्क के और टाइम के। मैं इस क्वेश्चन का पूरा आपको सॉल्यूशन दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं 1 डे वर्क, एक दिन में ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे? तो 1/30। ये 1/30 कहाँ से आया? तो आप देखो, आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक काम 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 30 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो एक दिन में वो कितना करेंगे? उसका 30th पार्ट करेंगे, क्योंकि अगर 30 दिन तक 1/30 करते रहे तो जो उसका काम था 1 वो टोटल हो जाएगा। तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी टुगेदर विल बी 1/30। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी, बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? तो वो आएगा 1/24, क्योंकि वो दोनों मिलकर पूरा काम कंप्लीट कर रहे थे 24 डेज के अंदर। और फिर 1 डे वर्क ऑफ सी प्लस ए, सी और ए मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 1/28, क्योंकि वो दोनों मिलके वो काम पूरा कर रहे थे 28 डेज के अंदर। तो हमें कॉम्बिनेशन में मिल गया 1 डे वर्क दोनों का, ए बी, बी सी और सी ए का। फिर हम फाइंड करेंगे कि एक दिन में अगर वो तीनों मिल जाते हैं, ए बी और सी, तो कितना काम करेंगे? तो हम सिर्फ इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, जो हमें देगा 2 टाइम्स a plus b plus c, and which is equals to 1/30 plus 1/24 plus 1/28। ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट हर बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशंस इजी होते हैं, तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करो। चलो अब सॉल्व करते हैं। जो हमें इक्वेशन मिली
2 times a plus b plus c equals to 1/30 plus 1/24 and plus 1/28। तो सिंपल है, आपको एलसीएम लेना है 30, 24 और 28 का, जो कि आएगा 840। आपको इतना डेफिनेटली आता है लेना। तो फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 28/840 प्लस 35/840 प्लस 30/840। जब इसको ऐड अप करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 93/840, जो आपको देगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 93/1680, दैट इज 1680। मतलब हमें मिल गया एक दिन में a प्लस b प्लस c, अगर वो तीनों मिल जाते हैं तो वो कितना काम करेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर ढूंढना है कि कौन सा पर्सन दैट इज a, b और c ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब हमें हर एक का एक दिन का काम फाइंड करना पड़ेगा, 1 डे वर्क ऑफ a, 1 डे वर्क ऑफ b एंड 1 डे वर्क ऑफ c, और फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास मेन इक्वेशन आ गई है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 93/160। अब 1 डे वर्क ऑफ a, एक दिन में a कितना काम करेगा, तो दैट इज 93/1680 माइनस b प्लस सी, बी और सी का काम निकाल दो, तो जितना बच गया वो a काम करेगा एक दिन के अंदर, तो वो आपको मिलेगा 93/1680 माइनस 1/24, क्योंकि वो हमारा b प्लस सी मिलके एक काम कंप्लीट कर रहे थे 24 डेज के अंदर, तो एक दिन में वो काम करेंगे 1/24, जो हमें देगा 93/1680 माइनस 70/1680। आपको यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर आपको वो आंसर मिलेगा 23/1680। ये हो गया 1 डे वर्क ऑफ ए। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे 1 डे वर्क ऑफ बी, जो मिलेगा 93/1680 माइनस ए प्लस सी, ए और सी को निकाल दो, तो जितना वर्क है वो अकेला बी कर रहा है, जो आपको मिलेगा 33/1680। और फिर चलते हैं सी के ऊपर, 1 डे वर्क ऑफ सी। सी कितना काम करेगा एक दिन के अंदर, तो आप ए और बी को निकाल दो, दैट इज 93/1680 माइनस ए प्लस बी, जो आपको देगा 93/1680 माइनस 1/30। आप एलसीएम लो और सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 37/1680। कई बच्चों ने यहाँ पे जल्दी कर दिया और फिर इसको देख के ही वो आंसर पे चले गए, ऑप्शन देखने के लिए चले गए। वो नहीं करना है। आपको 1 डे वर्क मिला है, आपको एफिशिएंसी ढूंढनी है, मतलब कि वो उस काम को कितना जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो हमें एफिशिएंसी ए की मिलेगी 1680/23, दैट इज इक्वल्स टू 73.04, मतलब ऑलमोस्ट 73 डेज के आसपास लगेगा ए को काम करने के लिए। एफिशिएंसी आपको बी की मिलेगी 1680/33, दैट इज इक्वल्स टू 50.9, दैट इज 51 डेज लगेंगे बी को। और एफिशिएंसी सी की मिलेगी 1680/37, दैट इज 45.4 या 46 डेज के आसपास लगेगा सी को। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सी है वो मोस्ट एफिशिएंट है, सबसे अच्छा काम, सबसे जल्दी एफिशिएंसी किसकी है, वो सी की है। और ए है वो लीस्ट एफिशिएंट है, वो कम टाइम सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है ए को। तो जो पहले आंसर की दी गई थी उसमें आंसर था ए कि सी इज मोस्ट एफिशिएंट और बी इज लीस्ट एफिशिएंट, बट वो गलत है। हमारा सही आंसर आएगा कि सी इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड ए इज द लीस्ट एफिशिएंट, दैट इज ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले आंसर की में आंसर दिया गया था ऑप्शन ए, बट नई आंसर की में वो चेंज हो गया है और अभी आंसर दिया गया है ऑप्शन डी। और वो क्यों डी है तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसका आंसर चेंज हुआ है। 10 units are chosen by simple random sampling without replacement from a population of size 100. Consider the sample variance 1/10 summation I running from 1 to 10 yi minus y bar whole square equals to s square. An unbiased estimate of population variance, that is sigma square equals to 1/100 summation I running from 1 to 100 yi minus y bar whole square is। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है एस स्क्वायर, B 10/11 into s square, C 100/99 into s square और D 100/111 into s square। इस क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हुआ है, या तो मैं कह सकता हूँ चेंज नहीं, लेकिन किसी ने भी अगर आंसर दिया है तो वो सही होगा। क्यों?
क्योंकि पुराने आंसर की के अंदर इसका आंसर दिया गया था ऑप्शन सी, बट नई आंसर की में उन्होंने क्वेश्चन को ही कैंसिल आउट कर दिया है कि क्वेश्चन गलत था और मार्क्स हर एक बच्चे को मिलेंगे जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। आई रिपीट, मार्क्स उन सब कैंडिडेट को मिलेंगे जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन में है लेट x1, x2 and xn be the independent distributions with the common probability mass function p of x over theta equals to theta raised to x into 1 minus theta raised to 1 minus x for x equals to 0 or 1 and 0 is less than equals to theta is less than equals to 1 by 2. Then okay, question the part C का the method of moments estimator of theta is 1 upon 2n summation I running from 1 to n xi. Second, that is B, the MLE of theta is minimum of 1 less than equals to I less than equals to n of xi. The third one, the method of moments estimator of theta is minimum of 1 less than equals to I less than equals to n over xi, and the MLE of theta is minimum of 1 upon n summation I running from 1 to n xi and 1 by 2, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वो। इस क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हुआ है। पहली आंसर की के अंदर इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, क्योंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो इसके अंदर दो ऑप्शंस करेक्ट थे, बट जो नई आंसर की आ गई है उसके अंदर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए को निकाल दिया गया है, सिर्फ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थे वो चार क्वेश्चन जिनके अंदर नई आंसर की में CSIR नेट ने चेंजेस किए हैं और कोई क्वेश्चन को चेंज नहीं किया है। और आपके स्कोर कार्ड्स भी रिलीज हो गए हैं, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। And you can be a member of our social club and watch 200 plus videos on our YouTube channel and get a complete study material on our Telegram channel. Thank you.